नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय राणा और हम बात कर रहे थे पुनर्जन्म के 10 सच्चे केसेस के बारे में, जिसमें से आखिरी 5 केसेस को आप देख चुके हैं। और अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इसी के साथ हम हाजिर हैं अपने टॉप 5 केसेस को लेकर। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 5, राहुल ऑफ पलवल। राहुल का जन्म सन 2006 में हरियाणा के पलवल में हुआ था और राहुल जैसे ही बोलने लायक हुआ तो उसने कई अजीब बातें अपने घर वालों को बताई। जैसे कि उसका कहना था कि वो पिछले जन्म में पलवल के पास एक और गांव बसवा का रहने वाला था और उसके वहां एक बीवी और 4 बच्चे हैं। साथ ही माता पिता और भाई बहन भी रहते हैं। राहुल का कहना था कि उसकी मृत्यु एक ट्रक के नीचे आने से हुई, जब उसके एक दोस्त ने उसे ट्रैक्टर पर से धक्का दे दिया था और मरने के बाद 12 साल तक उसकी आत्मा भटकती रही, जब तक उसका जन्म पलवल में नहीं हुआ। जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसकी बातें केवल घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि मोहल्ले में भी फैलने लगी। पर जब उसके गांव की एक लड़की की शादी उसके पूर्व जन्म के गांव में हुई तो उस लड़की ने वहां जाकर यह मामला बताया और राहुल के पूर्व जन्म धनराज के घर वालों तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने राहुल से मिलने का फैसला किया। और धनराज की बीवी राहुल से मिलने आई तब राहुल ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये उसकी पूर्व जन्म की बीवी शिक्षावती है और उससे अपने परिवार और बच्चों के बारे में पूछने लगा। जब धनराज की मृत्यु हुई थी तो शिक्षावती गर्भवती थी। राहुल ने खासकर उस बारे में भी पूछा कि उसने लड़के को जन्म दिया या लड़की को, जिसके बारे में शिक्षावती ने बताया कि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। ये सब जानने के बाद राहुल के घर वालों ने भी उसके पूर्व परिवार से मिलने का फैसला किया और अपने पुराने घर जाकर राहुल बेहद खुश हुआ और सबको पहचान लिया और सबसे अपना रिश्ता और उनके नाम बताने लगा। इसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि धनराज के मरने के बाद से उसकी एक घड़ी खो गई थी जो मिल नहीं रही थी। और जब राहुल से उसके बारे में पूछा गया तो उसने वो घड़ी एक अलमारी के कोने में बताई और वहां ढूंढने पर वो घड़ी मिल गई थी। जब ये केस प्रसिद्ध हुआ तो कई बड़े मीडिया चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स ने इस खबर की कवरेज की और पड़ताल की तो पाया ये खबर बिल्कुल सच्ची थी। इस केस से जुड़े राहुल के कई इंटरव्यूज यूट्यूब पर अब भी मौजूद हैं। नंबर 4, अ बॉय हु ओपन्स अप हिज मर्डर मिस्ट्री। यह बेहद चौंका देने वाली एक सच्ची घटना है जिसमें एक 3 साल के बच्चे ने न केवल अपने पूर्वजन्म के बारे में बताया बल्कि अपने पूर्वजन्म में हुए कत्ल के बारे में भी कई राज खोले। तो हुआ यूं कि 1980 के दशक में इजराइल में सीरियन बॉर्डर के पास एक गोलन हाइट नामक जगह मौजूद थी जहां एक बच्चे का जन्म हुआ और जन्म से ही उसके सिर पर एक रेड बर्थ मार्क था। उस बच्चे का जन्म ड्रूजे जाति के लोगों में हुआ था जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं और वो लोग मानते हैं कि बर्थ मार्क हमारे पूर्व जन्म से जुड़े होते हैं। अब जब ये बच्चा बोलने लायक हुआ तो इसने अपने परिवार को बताया कि ये उसका दूसरा जन्म है और पिछले जन्म में उसकी हत्या एक कुल्हाड़ी से हुई थी, इसी कारण उसके सिर पर यह निशान है। और पिछले जन्म में वो आसपास के ही किसी गांव में रहता था। जब उसके माता पिता और कुछ परिवार वाले उसे आसपास के इलाकों में लेकर गए तो एक गांव को उसने पहचान लिया और अपना बताने लगा। सिर्फ ये ही नहीं, उसने वहां रहने वाले कुछ लोगों को भी पहचाना और उन्हें नाम से बुलाने लगा। उस गांव में पहुंचते ही उसे अपना पिछला नाम भी याद आ गया और जब उसके परिवार वालों ने उस नाम के आदमी के बारे में पूछा तो वहां के लोगों ने कहा कि इस नाम का आदमी यहाँ रहता था, पर 4 साल पहले वो अचानक से गायब हो गया और फिर उसका कभी पता नहीं चला। तभी अपने पुराने घर के पास उस बच्चे ने एक आदमी को देखा और उसे देखते ही उसे अपने कातिल का नाम याद आ गया। वो और कोई नहीं, उसका पड़ोसी था जिसने एक लड़ाई के कारण उसकी हत्या कर दी थी। और वहां से कुछ दूरी पर एक पत्थरों के ढेर की ओर इशारा करके उसने बताया कि यहाँ उसकी बॉडी को दफनाया गया था और जिस कुल्हाड़ी से उसे मारा गया था उसे भी वहीं कुछ दूरी पर दफनाया गया था। जब लोगों ने मिलकर उस जगह को खोदा तो वहां से सच में एक कंकाल निकला जिसके सर की हड्डी टूटी थी और कुछ ही दूरी पर वो कुल्हाड़ी भी मिल गई थी। ये सब देखकर वो कातिल घबरा गया और उसने सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नंबर 3, पूर्णिमा ऑफ श्रीलंका। पूर्णिमा एकनायके का जन्म सन 1987 में श्रीलंका के बकामुना गांव में हुआ था। उसके पिता वहां के स्कूल के प्रिंसिपल थे
और माता वहां की एक टीचर थी। पूर्णिमा ने भी मात्र 3 साल की उम्र से ही अपने पूर्व जन्म की बातें करनी शुरू कर दी थी, जिसमें शुरू में वो रोड एक्सीडेंट करने वाले लोगों को गलत बताती थी और कहती थी, माँ मेरा भी ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था और फिर मैं आपके पास आ गई। शुरू में तो उसकी माँ उसकी बातों को अनदेखा कर देती, पर जैसे जैसे पूर्णिमा और बड़ी हुई तो वो बातों को और भी ज्यादा डिटेल्स में बताने लगी। उसका कहना था कि पिछले जन्म में वो एक लड़की नहीं बल्कि एक पुरुष थी और वो अगरबत्ती बेचने का धंधा करती थी। वो अपना पुराना घर श्रीलंका के केलानिया नामक स्थान पर बताती थी, जहां वो लोग अगरबत्तियां बनाया करते थे। यहाँ तक कि वो जिन ब्रांड्स की अगरबत्ती बनाती थी उसको वो भी याद था, जिसमें 2 ब्रांड शामिल थे, एक गेटापिचा और दूसरी अंबिका अगरबत्ती। और बचपन से ही उसकी लेफ्ट चेस्ट पर एक बड़ा सा निशान था, जिसको लेकर उसका कहना था कि ये निशान उसकी मौत के वक्त से ही उसके साथ है। और आगे वो बताती है, जब एक दिन वो अगरबत्ती डिस्ट्रीब्यूट करके घर की ओर आ रही थी, तब रोड क्रॉस करते समय अचानक से ही एक बस उसकी ओर तेजी से आई और उसको कुचल दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा उसका शरीर बस के नीचे कुचला पड़ा है और मरने के बाद वो कुछ दिन भटकती रही। पर जब उसका अंतिम संस्कार पूरा हो गया तो वो एक रोशनी की ओर गई और फिर यहाँ उसका जन्म हो गया। उसको पिछले जन्म का अपना नाम भी याद था। पूर्व जन्म में उसका नाम जिनादासा था। अब जब वो 5 साल की हुई और स्कूल जाने लगी तो उसके स्कूल में एक नए टीचर आए और उन्होंने भी पूर्णिमा की कहानी सुनी। और जिस जगह की बात पूर्णिमा किया करती थी वो वहीं के रहने वाले थे और इसी कारण वो पूर्णिमा की कहानी में दिलचस्प लेने लगे। उन्होंने उसके पिता से कहा कि जब वो इस वीकेंड अपने घर जाएंगे तो वो इस बात की अच्छे से पड़ताल करके लौटेंगे। जब वो अपने घर पहुंचे तो अपने साले के साथ मिलकर उन्होंने छानबीन शुरू की। पूर्णिमा अपनी बातों में केलानिया मंदिर का जिक्र करती थी, जहां पूर्व जन्म में वो पूजा किया करती थी। उस टीचर ने वहीं से शुरुआत की और लोगों से पूछा कि आसपास कोई अगरबत्ती बनाने वाला रहता है, जिस पर लोगों ने बताया कि नदी के पार कुछ लोग अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें एक घर मिल गया जो अगरबत्ती बनाते थे और उनके परिवार के एक आदमी की कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी। ये सब आकर उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बताया और पूर्णिमा के पिता ने उस फैमिली से मिलने का तय किया। जब वो जिनादासा के घर के पास पहुंचे तो वहां से पूर्णिमा ने उन्हें अपने घर का रास्ता बताना शुरू कर दिया और बिल्कुल उसी घर पर ले आई। जब ये लोग वहां पहुंचे तो पूर्णिमा ने एक आदमी को पहचान कर कहा कि वो उसके जीजा हैं और उनसे अपनी बहन के बारे में पूछने लगी। तब उनको पूर्णिमा के पिता ने सब समझाया और वो उनको घर ले गए, जहां पहुंचकर पूर्णिमा ने अपने पूरे परिवार को पहचान लिया और उनका हाल चाल पूछा। और सिर्फ यही नहीं, पूर्णिमा ने अपनी अगरबत्ती के धंधे के बारे में भी पूछा तो उसके घर वाले उसे घर के उस हिस्से में ले गए जहां वो लोग अगरबत्ती बनाते थे। और जैसा कि पूर्णिमा ने बताया था कि वो 2 ब्रांड की अगरबत्ती बनाते हैं, वो ब्रांड उधर ही मौजूद थे। तब पूर्णिमा ने एक अगरबत्ती के बारे में पूछा जो वो लोग बनाते थे और कुछ पैकेट्स के कलर के बारे में भी। तब उसके घर वालों ने बताया कि वो अगरबत्ती उन्होंने उसके मृत्यु के कुछ समय बाद बनानी बंद कर दी थी और कुछ पैकेट्स का कलर भी बदल दिया था। और ये सब देखने के बाद सब मान चुके थे कि पूर्णिमा ही जिनादासा का पुनर्जन्म है। और ये उन चंद केसेस में शुमार हुआ जिस पर एर्लेंडोर हेरल्सन, जो कि आइसलैंड में एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, और ऐसे ही 60 केसेस पर वो श्रीलंका में रिसर्च कर रहे थे, जिस पर उन्होंने माना कि ये केस एकदम सच्चा केस है। और इस केस पर 3 साल रिसर्च करके एक बुक भी लिखी। इसी के साथ इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है जो यूट्यूब पर मौजूद है। नंबर 2, सुरेश वर्मा एज टीटू सिंह। टीटू सिंह के पूर्व जन्म का केस भारत के सबसे प्रसिद्ध केसेस में शुमार है, जिस पर कनाडा के एक प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इयान स्टीवन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर एन के चड्ढा ने रिसर्च की थी और इस केस को 100% सही माना था। यहाँ तक कि सन 1990 में बीबीसी वालों ने इस केस पर एक 40 मिनटों की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। दरअसल टीटू सिंह का जन्म सन 1983 में दिसंबर के महीने में बाद नाम के गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। टीटू ने केवल 1.5 साल की उम्र में ही बोलना शुरू कर दिया था, पर जब वो 2.5 साल का हुआ तो उसने कुछ अजीब दावे करने शुरू कर दिए, जिसमें उसका कहना था कि उसका नाम सुरेश वर्मा है और उसकी आगरा में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसमें वो रेडियोज और टीवी बेचा करता था और उसकी एक बीवी और 2 बच्चे भी हैं। अपनी बीवी का नाम वो उमा वर्मा बताया करता था और कहता था कि उसके परिवार वालों को बताया जाए कि वो उसके बीवी बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि वो यहाँ चैन से 2 रोटी खा रहा है। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो अपने पुराने घर जाने की जिद करने लगा, जिस पर वो कई बार अपने घर वालों से लड़ता
और अपने कपड़े बांधकर भागने की कोशिश करता। और ऐसा अब हर रोज होने लगा, जिससे परेशान होकर टीटू के बड़े भाई ने सच जानने का फैसला किया। जब एक दिन वो किसी काम से आगरा गए थे तो उन्होंने सुरेश वर्मा की दुकान खोजने का फैसला किया, जिसके बारे में टीटू ने बताया था कि उसकी दुकान आगरा के सदर बाजार में है और उसका नाम सुरेश रेडियोज है। जब उसके भाई ने वो दुकान खोजी तो उनको वो दुकान मिल गई। और हैरान करने वाली बात ये थी कि उस दुकान को एक उमा वर्मा नाम की महिला चलाती थी, जो विधवा थी। उनके पति का नाम सुरेश वर्मा था, जिसकी हत्या कुछ साल पहले 28 अगस्त 1983 में हुई थी। अब इन सब चीजों को देखकर टीटू का भाई हैरान रह गया, और जब उसने ये सारी बातें उमा वर्मा को बताई तो वो भी चौंक गई और उन्होंने फौरन उस बच्चे से मिलने का फैसला किया। और उमा वर्मा ने ये सारी बातें जाकर अपने सास ससुर को बताई और उनके साथ मिलकर वहां बिना बताए जाने का फैसला किया। और जब वो लोग टीटू से मिलने पहुंचे तो टीटू ने उनको देखते ही पहचान लिया और खुशी से उनको गले लगाया और बताया कि उसके पिता चंदा भारती और माँ राजकुमारी हैं और साथ में उसकी बीवी उमा है। और ये देखकर वो सब चौंक गए, जिस पर उसने उमा वर्मा को अपने पास बुलाया और पूछा कि उसके दोनों बेटे कैसे हैं, जिस पर उमा वर्मा ने बताया कि वो ठीक हैं। इस सब के बाद जब वो घर जाने लगे तो टीटू रोने लगा और साथ चलने की जिद करने लगा, जिस पर उन्होंने उसे कहा कि वो भी उनको आकर आगरा में मिल सकता है। इसके कुछ समय बाद टीटू अपने पिता के साथ आगरा गया। उसने अपनी दुकान का रास्ता भी बताया और दुकान को भी पहचान लिया। और जब वो घर पहुंचा तो उसने बच्चों की भीड़ में बैठे अपने 2 बेटों को भी पहचान लिया, जिस पर अब सुरेश और टीटू के परिवार वाले पूरी तरह से ये बात मान चुके थे कि टीटू ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। और ये बात सिर्फ यही नहीं रुकी, टीटू सिंह ने ये भी बताया कि उसकी हत्या किस प्रकार की गई थी। एक दिन शाम को जब वो दुकान से अपने घर लौट रहा था तो उसके घर के सामने पहुंचते ही 2 लोगों ने बंदूक से उस पर हमला कर दिया, जिसमें एक गोली उसके सिर की दाईं तरफ जाकर लगी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और देखने वाली बात यह थी कि टीटू सिंह के सर पर भी बिल्कुल उसी जगह पर एक निशान मौजूद था जहां सुरेश वर्मा को गोली लगी थी। और इसके कुछ समय बाद टीटू सिंह को अपने पिछले जन्म के खूनी का नाम भी याद आ गया था, जो कि एक आगरा का ही बिजनेसमैन था, जिसका नाम था सिद्दीक जोनादीन। टीटू के इस बयान पर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और टीटू सिंह ने अपने मर्डर से जुड़ी सारी जानकारी आगरा कोर्ट को बताई, जिस पे आगरा कोर्ट भी पूरी तरह से मानने पर मजबूर हो गया था कि टीटू सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। और इस केस को आज भी पुनर्जन्म के सबसे बेहतरीन केसेस में शामिल किया जाता है। नंबर 1, शांति देवी ऑफ दिल्ली। ये पुनर्जन्म का केस हमारी आज़ादी से भी पहले का केस था, जिसे महात्मा गांधी जी ने भी सच्चा माना था। सन 1926 में 11 दिसंबर को शांति देवी का जन्म दिल्ली के एक परिवार में हुआ। 3 साल तक सब ठीक चला, पर जब वो 4 साल की हुई और उन्होंने ढंग से बोलना शुरू किया तो उन्होंने दावा करना शुरू कर दिया कि ये उनका घर नहीं है, बल्कि उनका घर तो मथुरा में था। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पति और अपने बच्चे के बारे में भी बताया, और ये भी बताया कि उनके पति की एक कपड़ों की दुकान है जो द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। और ये बातें एक 4 साल के बच्चे के मुंह से सुनकर सब हैरान थे। ये सब 2 साल तक चला। फिर एक दिन ये बातें जब उनके स्कूल के हेडमास्टर को पता चली तो उन्होंने इसकी सच्चाई जानने के लिए मथुरा जाने का फैसला किया। शांति देवी ने सबको एक बात और बताई थी कि उनके पति का रंग गोरा है और उनके राइट गाल पर एक निशान है और वो चश्मा पहनते हैं। साथ ही जब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया था तो वो उसके 10 दिन के बाद ही मर गई थी। और इन सब बातों के आधार पर जब हेडमास्टर ने खोज की तो उनको एक व्यापारी मिला जिसका कपड़े का बिजनेस था, और उनकी बीवी लुगड़ी देवी 9 साल पहले अपने बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद मर गई थी। और साथ ही उनमें वो 3 निशानियां थी जिसका जिक्र शांति देवी ने किया था। उनका नाम था केदारनाथ चौबे। ये सब देखने के बाद हेडमास्टर ने उनको मिलवाने का सोचा, पर बिना उनको बताए। इसलिए केदारनाथ अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी से मिलने गए, पर शांति देवी ने उनको देखते ही पहचान लिया और साथ ही उनके साथ गए उनके बेटे नवनीत लाल को भी एक बार में ही पहचान लिया। और सिर्फ ये ही नहीं, उन्होंने अपने पास्ट लाइफ के जन्म से मृत्यु तक की सारी बातें अपने पूर्व जन्म के पति और बेटे को बताई, जो बिल्कुल सच निकली। ये सब बातें सुनकर केदारनाथ को यकीन हो गया कि ये उनकी ही बीवी लुगड़ी देवी है। पर इसी के साथ उनकी कहानी काफी फेमस हो गई, जिससे कई मीडिया हाउसेज और रिसर्चर्स उनकी कहानी को कवर करना चाहते थे, जिससे कि ये खबर आग की तरह फैली और महात्मा गांधी जी के कानों तक भी पहुंच गई। और इसलिए गांधी जी खुद शांति देवी से मिले और उनसे मिलने के बाद उन्होंने एक 15 लोगों की कमेटी बनाई उनकी पूर्व जन्म की कहानी को परखने के लिए, जिसमें कुछ दिग्गज नेता भी शामिल थे।
इसलिए इस केस पर अब पूरे देश की नजर थी। ये 15 लोग शांति देवी को लेकर 15 नवंबर 1935 को मथुरा गए और स्टेशन पहुंचते ही शांति देवी ने एक लोकल आदमी को पहचान लिया और बताया ये उनके जेठ हैं। और कमेटी के सारे मेंबर चौंक गए क्योंकि वो आदमी सच में केदारनाथ चौबे के बड़े भाई बाबूराम चौबे थे। इसके बाद एक तांगे वाले को शांति देवी ने खुद अपने घर का रास्ता बताया और ये भी बताया कि वहां मथुरा में क्या क्या चीजें बदल गई थी, और ये सब बातें भी बिल्कुल सच निकली। घर पहुंचते ही उन्होंने एक बूढ़े आदमी के पैर छुए और बताया कि ये उनके ससुर हैं, और उन्होंने वहां पर उस कमेटी को उस कुएं के बारे में भी बताया जिस पर वो नहाती थी, और सेकंड फ्लोर पर एक जगह के बारे में भी बताया जहां उन्होंने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। और जब कमेटी उस जगह पहुंची तो वहां उन्हें एक फूलदान दिखा, पर वो खाली था, जिस पर शांति देवी चौंक गई। पर वहां खड़े उनके पूर्व जन्म के पति ने यह माना कि उनकी मृत्यु के बाद वो सारे पैसे उन्होंने वहां से निकाल लिए थे। और ये सब देखने के बाद उस 15 लोगों की कमेटी ने माना कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म थी, और इस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की जिसमें उन्होंने शांति देवी के सभी दावों को सच मानते हुए कहा कि इतनी बातों के बारे में इतनी डिटेल से बताना नामुमकिन है, और ये पुनर्जन्म का एक सच्चा केस है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसा ही और कंटेंट आप तक लगातार पहुंचता रहे। मैं लेता हूं आपसे अलविदा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए हमारे अपने YouTube चैनल रेड ड्रैगन को। धन्यवाद।